नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका समाजशास्त्र की कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पार्ट 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखेंगे, जिसमें हमारा प्रश्न आता है, भारत में कौन से समुदाय अल्पसंख्यक माने जाते हैं। जिसमें कुछ प्रश्नोत्तर हमने कल किए थे। अल्पसंख्यक माने जाते हैं, इसका उत्तर है भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के तौर पर 5 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है। अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2 ग के अंतर्गत जैन समुदाय को अल्पसंख्यकों की सूची में शामिल किया गया। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिमों की संख्या 7.22 करोड़ और ईसाइयों की संख्या 2.78 करोड़, सिख 2.08 और बौद्ध 84 लाख, जैन समुदाय की 45 लाख तथा अन्य समुदायों की 78 लाख है। फिर आता है प्रश्न नंबर 10। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिवेदक फ्रांसिस्को कोपोर्टोटी ने अल्पसंख्यकों की क्या परिभाषा दी। तो संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष प्रतिवेदक फ्रांसिस्को कोपोर्टोटी ने एक वैश्विक परिभाषा दी। उनके अनुसार किसी राष्ट्र राज्य में रहने वाले समुदाय जो संख्या में कम हो और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो एवं जिनकी प्रजाति, धर्म, भाषा आदि बहुसंख्यकों से अलग होते हुए भी राष्ट्र के निर्माण, विकास, एकता, संस्कृति, परंपरा व राष्ट्रीय भाषा को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हों, तो ऐसे समुदायों को उस राष्ट्र राज्य में अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। अब आता है प्रश्न नंबर 11। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है। तो उत्तर है, सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए समय समय पर अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएं संचालित की हैं। भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के सशक्तिकरण करने और उन्हें अपनी संस्कृति, भाषा एवं धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम का 1992 पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग उस समुदाय को माना गया जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करे। अल्पसंख्यक अधिनियम 1982 के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार ने मई 1993 में एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। अल्पसंख्यक आयोग का गठन आता है प्रश्न 12। महिलाओं के उत्थान के लिए औपचारिक समानता की संवैधानिक गारंटी क्या है। उत्तर है, महिलाओं के उत्थान के लिए संवैधानिक प्रावधानों को निर्मित किया गया। भारतीय संविधान में सामाजिक लिंग समानता का प्रावधान, हिंदू कानून महिलाओं को संबंध विच्छेद और पुनर्विवाह का अधिकार प्रदान करना, उत्तराधिकार अधिनियम महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा या अधिकार देता है। भारत सरकार ने 1953 में महिला कल्याण और वंचित समूह के विकास के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की। इस बोर्ड द्वारा अनेक महिला संगठनों के विकास को बढ़ावा दिया, जिससे सामाजिक और राजनीतिक महिला कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। अब आता है प्रश्न नंबर 13। 1946 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा गठित आयोग के प्रमुख कार्यों की चर्चा करें। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि विकास के लिए समाज में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं, जो इस प्रकार से हैं। राष्ट्र व राज्यों के अधीन
अल्पसंख्यकों के लिए किए गए विकास कार्यों का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों को अपने सुझाव देना, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव की समस्या का अध्ययन कर उसे दूर करने के उपाय खोजना, अल्पसंख्यकों से संबंधित निवेशों पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए हैं उस पर कार्रवाई करना, अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास के मुद्दों पर अध्ययन कर विश्लेषण करना। प्रश्न 14, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के संबंध में लिखें। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के कार्यक्रम निम्न प्रकार से हैं। विकलांगों के कल्याण एवं सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर नीतियों को क्रियान्वित करना, पुनर्वास व्यवसायियों और कार्मिकों के प्रशिक्षण का नियमन करना, सदस्यों, व्यवसायों व कार्मिकों की देखभाल करना, इनके पुनर्वास व विशेष शिक्षा में शोध को प्रोत्साहित करना। अब आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न का पहला है, भारत में अनुसूचित जातियों की समकालीन स्थिति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्राचीन काल में भारत में अनुसूचित जातियों के साथ भेदभावपूर्ण व असमानता का व्यवहार किया जाता रहा है। ये जातियां समाज की मुख्य धारा से कटी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। इन्हें समाज में आगे बढ़ने व विकास के उचित अवसर प्रदान नहीं किए गए। इन्हें समाज में निम्न कार्य जैसे सफाई का कार्य, कपड़े चमड़े का कार्य आदि करने को मजबूर किया गया। इन्हें अनेक अधिकारों से वंचित रखते हुए प्रतिबंध भी लगाए गए, जो अग्र प्रकार से हैं। सामाजिक प्रतिबंध। सामाजिक प्रतिबंध में उच्च जातियों के साथ संपर्क रखने पर प्रतिबंध लगाया गया, शिक्षा प्राप्त करने पर प्रतिबंध, कुओं से पानी, अच्छे वस्त्र पहनने तथा छात्रावास में एक साथ रहने पर प्रतिबंध। अब सामाजिक प्रतिबंध के अंतर्गत आते हैं कि जो निम्न जातियां हैं उनको उच्च जातियों के साथ संपर्क रखने पर रोक लगाएगी, प्रतिबंध लगाए। शिक्षा प्राप्त करने पर प्रतिबंध, उनको शिक्षा प्राप्त करने पर भी रोक लगा दी गई। कुओं से पानी, अच्छे वस्त्र, कुओं से पानी भरने और अच्छे वस्त्र पहनने तथा छात्रावास हॉस्टल में साथ रहने पर भी प्रतिबंध लगाया। उत्सवों, समारोह व पंचायतों में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगाया। ये तो थे सामाजिक प्रतिबंध। अब आते हैं धार्मिक प्रतिबंध। धार्मिक प्रतिबंधों में धार्मिक कार्यों को करने पर प्रतिबंध, फिर मंदिरों में जाने पर प्रतिबंध, पूजा अर्चना की विधियों में प्रतिबंध, हिंदू संस्कारों में होने वाले प्रमुख संस्कारों पर प्रतिबंध। फिर आता है आर्थिक प्रतिबंध। समाज में अन्य व्यवसायों को करने पर प्रतिबंध। इन्हें धन संग्रह व भूमि पर अधिकारों से वंचित रखा गया। इन्हें समाज में घृणित कार्य करने पर विवश किया गया। इन्हें धन संग्रह व भूमि पर अधिकार से वंचित रखा गया। इन्हें समाज में घृणित कार्य करने पर विवश किया गया। इन्हें अपनी मजदूरी के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता था। अब आता है राजनीतिक प्रतिबंध। इन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। इनको मतदान करने पर प्रतिबंध लगाया गया। पंचायतों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। इन्हें राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। भारत में ये सभी नियोक्ताएं या प्रतिबंध मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत पाई जाती थी। आज़ादी के पश्चात इन सभी प्रतिबंधों को संविधान के निर्माण के बाद समाप्त कर दिया गया। अब प्रश्न नंबर 2, राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों पर निबंध लिखिए। राजस्थान में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। पहला है, राजस्थान में 2001 से 1 में 12.56%
जनजातियाँ निवास करती थीं। फिर दूसरा पॉइंट आता है, राजस्थान में भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल भारत की आबादी का 8.61% जनजातियों का यहाँ पर निवास करता है। राजस्थान में जनजातियों की संख्या 92,38,534 है। राजस्थान की कुल आबादी का 13.48% जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या उदयपुर में निवास करती है। राजस्थान में भील जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। बच्चों, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके लघुत्रात्मक प्रश्न में भी पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी अनुसूचित जाति निवास करती है। तो आपका राजस्थान में भील जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। राजस्थान में 12 जनजातीय समूह पाए जाते हैं। अब ये भी प्रश्न आपका है कि राजस्थान में कितने जनजातीय समूह पाए जाते हैं, तो राजस्थान में 12 जनजातीय समूह पाए जाते हैं। ये आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न में भी आया है। फिर है आपका अगला, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत का पाँचवा बड़ा राज्य है। फिर आता है नवा पॉइंट, जनजातीय क्षेत्र के लोग सदैव यातायात व संपर्क से वंचित रहे हैं। 10वां आता है, उदारीकरण व वैश्वीकरण जैसी प्रतिक्रियाओं का इन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। फिर 11वां पॉइंट आता है, ये जनजातीय क्षेत्र नगरीकरण के प्रभाव से दूर रहे हैं। सरकारी योजनाओं में इन जनजातियों की भूमिका नकारात्मक रही है। राजस्थान में जनजातीय समूह की बसावट के भौगोलिक कारण हैं। दक्षिणी राजस्थान की जनजातीय आबादी की लगभग 45% जनसंख्या इन क्षेत्रों जैसे उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में निवास करती है। दक्षिणी राजस्थान में प्रमुखतः भील, मीणा व डामोर जनजातियाँ पाई जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान की जनजातीय आबादी का लगभग 7.1 जनसंख्या इन क्षेत्रों जैसे जैसलमेर, चूरू आदि में निवास करती है। फिर आता है दक्षिणी राजस्थान की जनजातीय आबादी की लगभग 45% जनसंख्या इन क्षेत्रों जैसे उदयपुर, सिरोही व बांसवाड़ा में निवास करती है। दक्षिणी राजस्थान में प्रमुखतः भील, मीणा व डामोर जनजातियाँ पाई जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान की जनजातीय आबादी का लगभग 7.1 जनसंख्या इन क्षेत्रों जैसे जैसलमेर, चूरू, सीकर व झुंझुनू आदि में निवास करती है। यहाँ मुख्य रूप से भील व मीणा आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान की आदि जनजातियों की संख्या अलवर, भरतपुर, करौली, अजमेर, टोंक, बारा, कोटा, धौलपुर आदि जिलों में निवास करती है। यहाँ मुख्य रूप से भील, मीणा तथा सहरिया जनजातियाँ पाई जाती है। राजस्थान में इन जनजातियों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति तथा रहन सहन को ध्यान में रखकर सरकार ने अनेक विकास व शिक्षा के लिए योजनाएं बनाई हैं। फिर इन योजनाओं के कारण इनकी शैक्षिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। मीणा जाति इस विकास के क्रम में सबसे अधिक लाभान्वित हुई है, अर्थात इस मीणा जाति को सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जाति की संख्या अलवर, भरतपुर, करौली, अजमेर, टोंक, बारा, कोटा, धौलपुर आदि जिलों में निवास करती है। यहाँ मुख्य रूप से भील, मीणा तथा सहरिया जनजातियाँ पाई जाती हैं। राजस्थान में इन जनजातियों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का
तथा रहन सहन को ध्यान में रखकर सरकार ने अनेक विकास एवं शिक्षा के लिए योजना बनाई है। इन योजनाओं के कारण इनकी शैक्षिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। मीणा जाति इस विकास के क्रम में सबसे अधिक लाभान्वित हुई है।